साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहा है और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। खास मुलाकात, एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको भारत सरकार की वो नीतियां, भारत सरकार के वो सपने, भारत सरकार के वो वादे जो किस तरह से पूरे हो रहे हैं और किस तरह से पूरे किए जा रहे हैं वो आप बताएंगे। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सहकारी समितियां देखिए क्यों ज़रूरी हैं, इस मंत्रालय को बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 2.5 साल लगभग पूरा होने वाला है इस मंत्रालय को। ऐसा क्या हुआ कि एक पूरा मंत्रालय ही सहकारिता को दे दिया गया है। इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं खास मेहमान से। श्री BL वर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर। राज्य मंत्री जी हैं। बहुत धन्यवाद राधिका जी। अच्छा, राज्य मंत्री जी हैं और कार्यभार आप सहकारिता समिति का संभाल रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं यही करूंगी कि इस मंत्रालय को बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी ओर से और देश की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय की भारत सरकार में आवश्यकता को देखते हुए और ये सहकारिता मंत्रालय बनाने का काम किया। और उससे साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्रालय जिनके हाथों में दिया है, भारत सरकार के बहुत ही सशक्त मंत्री, और मैं कहूँगा कि सहकारिता के बहुत ही अनुभवी, जिनको पैक्स से लेकर एपेक्स तक का अनुभव है, माननीय अमित शाह जी, उनके हाथों में ये मंत्रालय देने का काम किया। और वो सहकारिता के पहले मंत्री बने भारत सरकार में, और मेरा सौभाग्य है उन्हीं के साथ साथ मैं भी राज्य मंत्री सहकारिता का पहली बार भारत सरकार में बना हूं। और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से सहकार से समृद्धि माननीय प्रधानमंत्री का विजन था, उसको पूरा करने के लिए माननीय अमित शाह जी के साथ मुझे भी उनके अनुभव का लाभ मिल रहा है, मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य जी। तो बिल्कुल आपने कहा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन सहकारिता का मतलब होता है किसी भी काम को मिलजुल कर अंजाम देना। भारत के लिए क्यों जरूरत है या क्यों जरूरी है? ये सहकारिता आंदोलन ये हमारा 100 वर्ष से पहले का इतिहास है। और जिस तरह से हमारे ग्रामीण अंचल के लोग सहकारिता के माध्यम से जब उन्हें खाद, बीज या किसी प्रकार की इस प्रकार की चीज रहती, तो सहकारिता की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती थी वहीं जाकर संपर्क करते थे। लेकिन ये सहकारिता आंदोलन बढ़ते जब वो भारत सरकार में कृषि मंत्रालय में एक विंग के रूप में काम करता था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी आवश्यकता को समझा और इसे पूरे मंत्रालय का आकार दिया। और मंत्रालय की जिम्मेदारी, जैसे मैंने बताया, कि माननीय अमित शाह जी के हाथों में सौंपी है। तब मैं कह सकता हूं कि 2.5 वर्षों में जिस तरह से माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था सहकार से समृद्धि, उसके लिए काम किया है और सहकारिता मंत्रालय को बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। आप बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि इस विजन का सीधा सीधा मतलब है कि हमें तरक्की लेकर आनी है, एक नया बदलाव लेकर आना है। क्योंकि एक सवाल इसी से जुड़ा पूछूंगी कि लगभग 2.5 साल आपके मंत्रालय को पूरा हो रहा है। जब से ये मंत्रालय बना है तो इसकी उपलब्धियां क्या क्या है? देखिए, सहकारिता मंत्रालय में मैं कहूं कि हमने कितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, कितनी पहल की हैं, तो अब तक हमने 57 पहल की है। अच्छा। और मैं कहूँगा कि 57 पहल में केवल हमने पहल ही नहीं की है पेपर पर, हमको उनको जमीन पर उतारने का काम भी हमने किया है। और अगर एक एक करके मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि बताना शुरू करूँगा कि अब से लेकर शाम तक शाम हो जाएगी, तो सहकारिता मंत्रालय के 2.5 साल के मैं काम बता नहीं पाऊँगा। क्योंकि मैंने कहा माननीय अमित शाह जी चूँकि सहकारिता के बहुत ही मास्टर हैं, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, और जिस तरह से सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम किया है, तब मैं कहूँगा कि उदाहरण के तौर पर सहकारिता के क्षेत्र में लगभग 8,56,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी है जी, और उनमें लगभग 29 करोड़ मेंबर हैं। आप विचार करिए कि देश की जो हमारी जनसंख्या है 140 करोड़, उसमें से 29 करोड़ हमारे सहकारिता के मेंबर है। और मैं दुनिया की बात करूं तो दुनिया में लगभग 30 लाख से कम सोसाइटी हैं, और उनमें से हम 8.5 लाख के आसपास सोसाइटी हमारी केवल और केवल भारत में है।
और जिस तरह से लगातार हम नई नई समितियों को बनाने का काम कर रहे हैं, लगातार नए काम कर रहे हैं, मेंबर्स को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये सहकारिता आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जी, तो आपने कहा कि देखिए ऐसा हो सकता है कि अगर मैं गिनवाने बैठूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, तो अगर 2.5 साल में इतना समय लग सकता है तो मुझे लगता है कि कुछ बेहतर आपने किया होगा। सरकार ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है, इस नारे का क्या मतलब है? देखिए, सहकार से समृद्धि का विजन माननीय प्रधानमंत्री का जो है वो ये है कि, और साथ में इतना ही नहीं, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात 2025 तक माननीय प्रधानमंत्री ने की है। तो मुझे लगता है कि सहकार से समृद्धि और सहकारिता के माध्यम से ही हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात जो माननीय पीएम साहब ने सोची है वो पूरा करने का काम करेंगे। और लगातार जिस तरह से हम बेरोजगारी की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसानों के लिए, चाहे आम आदमी के लिए, हम सहकारिता के माध्यम से वो रोजगार दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं उन 8,56,000 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में, तो हमारे 98,000 जो पैक्स सोसाइटी है, पैक्स सोसाइटी, तो उनमें मैं कहूँगा कि आज हमने पैक्स में कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया है। अब आप कहेंगे कि कंप्यूटराइजेशन से क्या होगा, तब मैं कहूँगा कि कंप्यूटराइजेशन से आज पैक्स, नाबार्ड, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, चारों को मिलाकर के कॉमन सॉफ्टवेयर से जोड़ने का हमने काम किया है। और कंप्यूटराइजेशन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2,516 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। उसके माध्यम से पूरे देश भर में हम ये कंप्यूटराइजेशन चलाने का काम कर रहे हैं। और केवल कंप्यूटराइजेशन से उनकी गति ही काम की नहीं बढ़ेगी, उसमें लागत भी कम लगेगी, उसमें पारदर्शिता आएगी, उसमें हम आज आधुनिक तरीके से काम कर सकते हैं। आज जो पैक्स सोसाइटियाँ हमारी बहुत सारी इस प्रकार से थीं जो जीवंत नहीं थी, उनको जीवंत करके बहुत देशी बनाने का काम भी हम लगातार कर रहे हैं। कैबिनेट ने 2022 में प्राथमिक ऋण समितियों को कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दी गई है। किसानों को इससे किस तरह से लाभ मिल सकता है या लाभ मिलने की संभावनाएं हैं? कंप्यूटरीकृत करने का जो काम पैक्स के लिए हमने किया है, मैंने बताया 2,516 करोड़ रुपए से हमने इनको कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया है। 98,000 में से हमने 63,000 पैक्स को हमने छांटा है जो वायबल थे, चल रहे थे और जिनको हम कर सकते थे। और 63,000 जो हमारे कंप्यूटरीकृत हो रहे हैं पूरे देश भर में, लगातार उस पर हमारा काम चल रहा है। तब मैं कहूँगा कि हम किसानों के लिए जब मॉडल बायोलॉजी भी हम लागू उसमें करने जा रहे हैं, मॉडल बायोलॉजी की बात भी आगे आने वाली है, तब मैं कहूँगा किसानों के लिए सीधा सीधा, अब तक उनके लिए भटकना पड़ता था, अब उनको भटकना ही नहीं पड़ेगा। अब उनको अगर छोटा लोन लेना है, बड़ा लोन लेना है, तो पैक्स हमारा किसानों को ऋण देने वाली है। उससे बड़ा लोन लेना है तो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एक जगह पेपर देने से मिल जाएगा। उससे बड़ा लोन लेना है, आवश्यकता पड़ेगी तो नाबार्ड उसको सहयोग करेगा। यानी किसान को दरवाजे दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा, एक पैक्स पर ही उसको सारी प्रकार की सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो इसलिए कंप्यूटरीकृत करने से एक आधुनिक तरीके से हम किसानों के लिए सारी सेवाएं निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से देने वाले हैं। और जो कई बार इस प्रकार की शिकायत आती भ्रष्टाचार की, वो भी इसमें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। और सीधा सीधा कंप्यूटराइजेशन होने से जो कॉमन सॉफ्टवेयर है, हम उस पैक्स को कहीं भी देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में भी देख रहे हैं, हम नाबार्ड में भी देख रहे हैं, हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी देख रहे हैं। तो इसलिए कोई किसी की बापोती नहीं रहेगी कि हम केवल रजिस्टर में पैक्स चल रही है, बाहर क्या हो रहा है। इसलिए सारा के सारा डाटा पारदर्शी दिखाई देगा। तो आपका कहने का मतलब ये हो गया, बिचौलिया खत्म हो जाएंगे, बिचौलिया खत्म, पारदर्शिता आ जाएगी पूरी तरह से। तो क्या हमारा किसान इतना डिजिटल हो जाएगा या इतना डिजिटल है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जब से देश में बनी है और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों की इनकम को दोगुना करने के लिए तरह तरह से कदम उठाए। उनके लिए एमएसपी के रेट बढ़ाने की बात हो, एमएसपी की खरीद बढ़ाने से की बात हो, अन्य योजनाओं को लागू करने की बात हो, 2-2 हज़ार रुपये किसान सम्मान निधि देने की बात हो। और उसी परिप्रेक्ष्य में इन पैक्स सोसाइटियों से हमारे लगभग 13 करोड़ किसान सीधे से जुड़े हैं। तो 13 करोड़ किसानों के लिए सीधा सीधा फायदा इससे पहुंचने वाला है और किसान अपनी सेवाएं पैक्स के माध्यम से ले पाएंगे। और पैक्स किसी बिना भेदभाव के और पारदर्शी तरीके से किसानों के लिए ये पूरी तरह से सेवाएं दे पाएंगे। एपीओ का गठन किया जा रहा है, ये एपीओ पुरानी समितियों के किस तरह से अलग और बेहतर है?
देखिए, एफपीओ का गठन आप जानते हैं कि बहुत सारे किसानों को मिलाकर के हम एक एफपीओ बनाने का काम करते हैं, और ये काम केवल और केवल कृषि मंत्रालय के अधीन होता था और ब्लॉक स्तर पर हम एफपीओ बनाने का काम करते थे। लेकिन हमको सहकारिता मंत्रालय में इसका काम नहीं मिलता था। मैं माननीय अमित शाह जी जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं, उनके लिए मैं जितना धन्यवाद देना चाहूँ उतना कम है। उन्होंने कृषि मंत्रालय से मिलकर के, दोनों कृषि मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय मिलकर के, और सहकारिता में भी एफपीओ बने, इसकी चिंता माननीय अमित शाह जी ने की। तो 1100 एफपीओ बनाने के लिए हमारे लिए और दिए गए हैं। हम एफपीओ ब्लॉक स्तर पर, जहाँ पर इस प्रकार का क्षेत्र था जहाँ एफपीओ नहीं बने थे, वहाँ किसानों को संगठित करके हम एफपीओ के माध्यम से हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और एफपीओ के माध्यम से किसान और सशक्त कैसे हो सकते हैं, मिलकर के कैसे अपनी खेती कर सकते हैं, मिलकर अपने कैसी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और आप तो मुझे लगता है कि फील्ड में जाते हैं, किसानों से आपकी किसानों संपर्क रहता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी एफपीओ के बारे में जानते ही हैं। तो ये एफपीओ से हम सीधे सीधे किसानों के लिए जोड़ करके उसका लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और एफपीओ का गठन हम सहकारिता मंत्रालय लगातार कर रहा है। किसान को समझ में आ रहा है कि खाद बीज सही, हमारी जमीन के लिए क्या सही है, क्या कितनी खाद देनी है, कौन सा बीज देना है, सही भाव में सही दाम में हमें एफपीओ से मिल सकता है, और हम एक साथ संगठित होकर खेती करते हैं तो उसमें फायदा है, नुकसान नहीं है। मॉडल वाइलोज पैक्स क्या है? अगर मॉडल वाइलोज पैक्स में लागू होने से क्या क्या लाभ हो सकता है? देखिए, मैंने कहा कि 63,000 पैक्स जो सोसाइटी हैं उनका हम कंप्यूटरीकृत करने का काम कर रहे हैं, और उनमें अब मॉडल वालोज भी लागू हमने किया है। मॉडल वालोज ये देश के 31 यूटी और राज्यों में हमने इन्होंने अपना लिया है, उसमें लगातार इसका काम चल रहा है। मॉडल वालोज लागू होने से जो अब तक हमारे पैक्स सोसाइटी जो सीमित काम करते थे, उनका काम केवल किसानों को लोन देना होता था, किसानों से उनको खाद बांटना होता था, कुछ ही काम तो सीमित थे। लेकिन हमारी पैक्स सोसाइटी कैसे वाइबल बने, कैसे किसानों को हम ज़्यादा लाभ पहुंचा पाएं, इसके लिए 25 प्रकार की सेवाएं इन मॉडल वालोज लागू होने से हम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सीएससी, किसान सेवा केंद्र, अब तक गांव-गांव किसान सेवा केंद्र खुले थे। उन किसान सेवा केंद्रों पर 300 प्रकार की सेवाएं सीएससी से मिलती हैं। अब वो इस मॉडल वालोज लागू होने के साथ से वो सीएससी का काम हमारी पैक्स सोसाइटी कर सकेंगे, जिससे 300 प्रकार की सेवाएं, 300 प्रकार के काम किसानों के लिए पैक्स सोसाइटी में बैठे बैठे होंगे। जब किसान एक काम करने को आता है तो 4 काम में और भी लेकर आता है कि मुझे ट्रेन का टिकट बुक कराना है, मुझे ये काम करना है। तो 300 प्रकार की सेवाएं जितनी सीएससी केंद्र पर होती हैं वो पैक्स सोसाइटी पर भी होने का काम चलेगा। आज आप देख रहे होंगे जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार कई क्षेत्रों में बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्हीं में एक जल शक्ति मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल, तो इस नल से जल का वितरण करने का काम भी अब हमारी ये मॉडल पैक्स लागू होने से ये भी हमारी सारी पैक्स सोसाइटी कर पाएंगे। इसी तरह से आपने देखा होगा आज डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, इनके एजेंसी, इनके डिस्ट्रीब्यूटरशिप, इसके लिए भी ये मॉडल वालोज लागू होने से हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और केवल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको प्रायोरिटी मिलेगी सेकंड कैटेगरी में। जिस तरह से हमारे कुछ शहीद परिवार होते थे उनके लिए जैसे हम देते थे, उसी प्रकार से, या सैनिक परिवार होते थे उनके लिए उसी तरह से इसमें एक वरीयता दे करके पहले पैक्स सोसाइटी के लिए गैस का लाइसेंस मिलेगा, डीजल पेट्रोल का लाइसेंस मिलेगा। तो मुझे लगता है कि पैक्स हमारे जब डीजल पेट्रोल पंप लगाएंगे, गैस की एजेंसी लेंगे, तो उनके लिए उसका लाभ मिलेगा। एक व्यक्ति लाभ लेता है, उसकी जगह अगर हमारा पैक्स इसका लाभ उठाएगा तो पूरे पैक्स से जुड़े हुए किसानों के लिए उसका लाभ सीधा सीधा मिलने वाला है। तब मैं कह सकता हूँ इसी तरह से अगर हम जितने हम काम करें तो लगातार 25 प्रकार की सेवाएं लगातार हमारा पैक्स जो है ये कर सकता है। तो ये मॉडल वालोज लागू होने से 25 प्रकार की सेवाएं जब होंगी तो मुझे लगता है पैक्स की इनकम बढ़ेगी, और पैक्स की इनकम बढ़ने का मतलब है किसानों की इनकम बढ़ना। तो हम इस प्रकार के सभी काम पैक्स को हम करा पाएंगे। जी, तो बिल्कुल किसानों की आमदनी दोगुना की जो आप बार बार बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब और बेहतर तरीके से हो पाएगी, क्योंकि यही हमारा विज़न होना चाहिए। जब हमारा अन्नदाता
वो सही इनकम ले रहा है, तो ये जो आपका मंत्रालय है कहीं ना कहीं उसका भी जो काम है पूरा होता है। इसी तरह से मैं बता दूं, एक और 25 सेवाएं तो बहुत है, मैं गिनाऊंगा तो मुझे लगा बहुत देर होगी। जन औषधि केंद्र, इसके बारे में सुना होगा आपने। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब तक 10,000 जन औषधि केंद्र खोले और 25,000 खोलने का लक्ष्य है, जिसमें ये जन औषधि केंद्र जो मोदी की जो सस्ती दुकान की दवा दुकान कही जाती है, ये हमारे इस मॉडल बायोलॉजी लागू होने से पैक्स हमारे खोल सकते हैं, और खोल ही नहीं सकते हैं। अब तक लगभग 4,000 के आसपास ये जन औषधि केंद्र हमारे पैक्स ने खोलने का काम किया है, जिससे सस्ती दुकान जो दवाई की होगी, इससे सीधे से किसान ले भी पाएंगे और हमारी पैक्स की इनकम भी बढ़ेगी। तो कैसे हम किसानों को सेवाएं दे पाएं, कैसे हम किसानों के लिए पैक्स की इनकम बढ़ा करके उनको लाभांश में हिस्सेदारी दे पाएं, ये लगातार मॉडल बायोलॉजी लागू होने से हो रहा है। अच्छा, कोई किसान चिन्हित होंगे या तमाम किसान, सभी किसानों के लिए भी? अच्छा, सभी किसानों किसी के लिए जी। जितने उस पैक्स से जुड़े हुए किसान हैं, सभी के लिए पूरी तरह से लाभ होता है। जी जी। तो चलिए अन्न भंडारण के बारे में जान लेते हैं कि अन्न भंडारण योजना क्या है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना सहकारिता के माध्यम से लागू करने का निर्णय लिया है। ये अन्न भंडारण क्या है? हम जानते हैं दुनिया की आबादी का, देश की हमारी आबादी 18% है, जिसमें कृषि योग्य भूमि केवल 11% है। 89% भूमि ऐसी है जो हमारी एग्रीकल्चर नहीं है। तब 11% हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, उससे हम देश की आवश्यकता पूरी करते हैं, और साथ में देश की आवश्यकता के साथ साथ विदेश में भी हम भेजने का काम करते हैं। तब मैं कहूँगा कि ये अन्न भंडारण योजना, आप जानते हैं कि न जाने कितना जो किसान है वो बड़े खून पसीने से मेहनत करके अन्न को पैदा करता है, और भंडारण की सुविधा न होने के कारण से बहुत सारा अनाज हमारा सड़ता देखा होगा, गलता देखा होगा, तो बड़ा दर्द होता है। मुझे लगता है ये पीड़ा किसी ने देखी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने देखी। किसान की पीड़ा दिखाई पड़ी तो मोदी को दिखाई पड़ी, इसलिए इस अन्न भंडारण योजना को लाना पड़ा। इस अन्न भंडारण में पैक्स स्तर पर माननीय अमित शाह जी ने, जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने का काम किया है। जिन जिन पैक्स सोसाइटी पर जमीन इसके लिए उपलब्ध नहीं है, उन्हें जब जमीन उपलब्ध कराई जाए। और इसके लिए अब तक हमने 13 स्टेट चिन्हित कर लिए हैं। 13 स्टेट में हमने काम भी स्टार्ट कर दिया है, और हमने पायलट प्रोजेक्ट की तरह से इसमें अन्न भंडारण के लिए केवल हम गोदाम ही नहीं बनाएंगे, उसमें हम गोदाम बनाने का काम करेंगे। हम माइनस शीतगृह के फल सब्जी का स्कोप है तो माइनस टेम्परेचर के शीतगृह बनाने का काम करेंगे। हम किसानों के लिए उनको आधुनिक खेती करने के लिए कृषि यंत्र भी वहाँ खड़ा करेंगे, जिससे कि वहाँ से वो किसान अपने कृषि यंत्रों को लेकर जाए और खेती करके वापस अपना खड़ा कर दें। कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, किसानों को गरीबी की रेखा से निकाल कर बाहर लेकर आए हैं, तो उसी प्रकार से अन्न भंडारण में भी बहुत बड़ा योगदान, जो अब तक ट्रांसपोर्टेशन में लोग हेरा फेरी करते थे, अब उस भंडारण से ही उस अनाज को निकाला जाएगा, वहीं से वितरण किया जाएगा। अब बाहर से इधर से करने की आवश्यकता नहीं है। तो सारे वो रास्ते, सारे वो लीकेज जो ऐसे होते थे, जो हमारे देश का पैसा कहीं ना कहीं दाएं बाएं जाता था, सारे लीकेज बंद करने का काम प्रधानमंत्री किया है, और ये अन्न भंडारण योजना विशेष रूप से काम आने वाली है। अच्छा बीएल वर्मा जी, नॉर्थ ईस्ट की हम यहाँ पर बात करें, आपका मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय आने के बाद कितना बदलाव हुआ है? मैं कहूँगा कि 2014 से पहले का नॉर्थ ईस्ट और आज का नॉर्थ ईस्ट जमीन आसमान का अंतर आया है। जैसे हम कहते हैं 2014 से पहले का भारत वो निराशा का भारत, जो भारत दुनिया की ओर देखता है था, लेकिन आज का भारत वो भारत है जो दुनिया भारत की ओर देख रही है। उसी प्रकार से 2014 का नॉर्थ ईस्ट वो निराशा का नॉर्थ ईस्ट था, जहाँ पर कनेक्टिविटी नाम कोई चीज़ नहीं थी, लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे। नॉर्थ ईस्ट के लोग भारत के विकास से अपने को कटा हुआ महसूस करते थे। वहाँ पर किस सुविधाओं के नाम पर कुछ होता नहीं था, वो वहाँ पर धरने प्रदर्शन होते थे, काम होते नहीं थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी कहा। अष्टलक्ष्मी माने आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मतलब 8 राज्य माने अष्टलक्ष्मी। आज हम कह सकते हैं 1 लाख करोड़ से ऊपर के नेशनल हाईवेज का काम हमारा चल रहा है, इस समय चल रहा है।
अगर मैं बात कहूँ कि सारे रोड्स की, तो नीचे तक हमने बॉर्डर विलेज तक हमने काम करने का काम किया है। और इतना ही नहीं, इस समय आप देखेंगे तो 10% जीबीएस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने हर मंत्रालय का पैसा रिजर्व किया हुआ है। इतना पैसा जाना ही जाना है। और एक आश्चर्य आप और करेंगे कि वो पैसा कैसे खर्च हो अपने अपने मंत्रालय का, इसके लिए सारे मंत्रियों के मंत्रालय की विजिट कराए जाते हैं और उसकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं करता हूँ। और आप आश्चर्य करेंगे 2014 से लेकर अब तक 600 मंत्रियों से ज़्यादा मंत्रियों के दौरे अब तक हो चुके हैं। और मिनिस्टर्स के साथ साथ मैं कहूँगा प्रधानमंत्री के दौरे कितने हुए, तब आप आश्चर्य करेंगे। प्रधानमंत्री जी कोई नॉर्थ ईस्ट जाते नहीं थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो आप आश्चर्य करेंगे अब तक उनके 57 दौरे हुए, 57 दौरे हुए। जिस समय नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक हमारी हो रही थी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के चेयरमैन है हमारे अमित शाह जी, और उसमें हमने प्रधानमंत्री को इन्वाइट किया था, शिलोंग में बैठक हो रही थी, तब पीएम साहब ने जब कहा तो हम आश्चर्य कर गए। उन्होंने कहा आपकी नॉर्थ ईस्ट की 50वीं वर्षगांठ में मेरा ही 50वां दौरा है। वो सब 50 राउंड उनके हो गए थे। आप विचार करिए, तब मैं कह सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेलवेज कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी की बात हो, पूरी तरह से हम लगातार काम कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि आज नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से लोग विकास के साथ जुड़े हैं, वो भारत के साथ में जुड़ा महसूस करते हैं। अब भारत से अलग महसूस नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि हम भारत से अलग हैं। लेकिन आज पूरी नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 स्टेट के लोग पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हैं। भले ही बॉर्डर पर उनके गांव बसते होंगे, लेकिन डेवलपमेंट में पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री का वो साथ दे रहे हैं। और हमारे स्टेट और भारत सरकार मिलकर के पूरी तरह से उनका लगातार काम कर रही है। और भारत सरकार के मंत्रालयों का काम भी अब तक लगभग 5 लाख करोड़ से ज़्यादा हमने सीधा सीधा जीवीएस का काम करने का काम किया है। इसी तरह से पीएम डिवाइन एक स्कीम हमारे है। पीएम डिवाइन में माननीय प्रधानमंत्री ने और हमको 6,600 करोड़ का और लक्ष्य दिया है कि जो ऐसे काम होते हैं बचते हैं, आप उससे पूरा करिए। हमारे मंत्रालय का बजट, पीएम डिवाइन का बजट, 10% जीवीएस का बजट, बाकी मंत्रालय के सीधे सीधे काम। तो नॉर्थ ईस्ट में पैसे की कमी नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने अष्टलक्ष्मी कहा है, तो पूरे देश के लिए अष्टलक्ष्मी ये पूरे देश के लिए डेवलपमेंट का काम कर रही हैं। तो सहकारिता मंत्रालय हो या नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मंत्रालय हो, दोनों ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत ही प्रिय मंत्रालय हैं। उनका सीधा सीधा फोकस रहता है और जितना हम चाहते हैं, जितना आवश्यकता लगती है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिल खोल कर पैसा देते हैं। इस समय विकसित भारत संकल्प यात्राएं हमारी चल रही हैं, उनके साथ साथ हमने ड्रोन भी चलाने का काम किया है। लगातार ड्रोन चल रहा है। इन ड्रोन से छिड़काव कैसे होता है, उससे किसान का पैसा बचेगा। भाई जो हमारी ज़मीन बेकार हो रही है, वो ज़मीन बेकार नहीं होगी, सीधा सीधा पत्तियों पर उसका ड्रोन से। और ड्रोन के लिए जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन बेटियों के लिए, उन महिलाओं के लिए 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको हम ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। ये ड्रोन भी चलाएंगी तो हमारी बेटियां चलाएंगी, पुरुष नहीं चलाएंगे। और खेतों में जाकर के जब ड्रोन वो चलाएंगी और देखेंगे ऊपर से किसान, क्या है आज बेटियां कार चलाती हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन मोटरसाइकिल चलाती हैं तो लोग भाई मोटरसाइकिल हमारी बेटी चला रही है। जब बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं और महिला सशक्तिकरण का काम माननीय प्रधानमंत्री कर ही रहे हैं, 33% आरक्षण भी दिया ही दिया है, तो अब ड्रोन का काम भी बेटियां करेंगी और जिससे हमारा सरकार का सब्सिडी का लोड भी घटेगा, किसान की इनकम भी बढ़ेगी, बेटियों की इनकम बढ़ेगी। इसलिए एक एक क्षेत्र में, और मैं कहूँगा जहाँ पर हमारे कोऑपरेटिव में बड़े बड़े काम करते हैं, उसी में एक हमारा पापड़ सुना होगा, लिज्जत पापड़। एक महिला ने कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके पापड़ का काम चालू कर दिया और आज वो पापड़ लिज्जत पापड़ के नाम से प्रसिद्ध है। वो कितने का पापड़ है? 2000 करोड़ का टर्नओवर है। इसी प्रकार से अमूल आज 36 लाख महिलाएं गुजरात की, जिन्होंने केवल 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया और आज उनका टर्नओवर कितना है? 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ 36 लाख महिलाओं में बढ़ता है। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? 100 रुपये। इसे कहते हैं कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव के माध्यम से हम किसानों को भी सशक्त करना चाहते हैं, हम महिलाओं को भी सशक्त करना चाहते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक दृढ़ इच्छा है कोई इस देश में गरीब न रहे,
और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी आज के भारत की बात नहीं करते, प्रधानमंत्री जी करते हैं 2047 मेरा भारत कैसा हो। तो ये दूरगामी आपकी नज़रें, और दूसरा 2014 के बाद 2000 अब तक आपने नॉर्थ ईस्ट जो रात और दिन का आपने फ़र्क भी गिनवा दिया, और इतने सारे आंकड़े, मुझे लग रहा है कि ये रटते हुए आंकड़े नहीं हो सकते, ये आपने अपने आंखों से विकास करते हुए देखा, अपने हाथों से विकास करते हुए देखा है, प्रैक्टिकल जमीनी हकीकत आप बता रहे हैं। तो ये सहकारिता जो हम इस मंत्रालय की बात कर रहे हैं, तो असल मायने में हमारे देश के किसानों को समझ में आएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसको लाने के बाद में कितना जीवन में बदलाव आ सकता है, वो आप हमारे नेताजी से सुन सकते हैं। कितना ज़रूरी है इस मंत्रालय का होना और कितनी ज़रूरत है हमारे किसानों को, देश के किसानों को, क्योंकि सहकारिता आप समझ पाएंगे कि असल मायने में जब से ये मंत्रालय बना है तब से आपकी झोली में कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी योजनाएं डाल दी गई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बीएल वर्मा जी, आपसे तमाम सवाल किए और अपने तमाम जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी। तो चलिए इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आप देखिए यही नहीं रुकेंगे क्योंकि और मंत्रालय पर बात करेंगे, देखते हैं कितना विकास, क्योंकि पिछले 9 सालों का भी जिक्र हो रहा है जब से जो मंत्रालय बना है वो कितना काम कर रहा है और आने वाले समय में कितना कुछ हमारी सरकार जनता को दे सकती है, उसके लिए भी बात होगी। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ठंड का मौसम आ गया है और ठंड में जॉइंट पेन बढ़ जाते हैं, इसलिए आप लोग जॉइंट पेन से अवश्य बचें। आपका बढ़ा हुआ वज़न भी जॉइंट पेन का एक कारण हो सकता है, इसलिए आप लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़रूर करें, एक्सरसाइज करें। नव वर्ष 2024 आपके लिए बहुत मंगलमय रहे। आप सभी को पता है कि तनाव को 21वीं सदी की एक स्वास्थ्य महामारी करार दे दिया गया है। तो आवश्यक है कि जहां आप नए वर्ष में अपने लिए नए वर्ष के बहुत सारे संकल्प ले रहे हैं, तो ये भी संकल्प लें कि सदैव तनाव से दूर रहें और स्वस्थ जीवन के लिए एक संतुलित जीवन अपनाएं और हर दिन आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ रहें। नई आशाओं, नई उम्मीदों और नए अरमानों के साथ मैं डॉक्टर साक्षी शर्मा डीडी किसान देखने वाले सभी दर्शकों को 2024 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नया साल नया मैं। सन 2024 में अपने भोजन को अपनी आदत बनाएं और अधिक से अधिक अपने जो रासायनिक पदार्थ हैं उनसे दूर रहें। जहाँ तक कि संभव हो आप अपने आहार में, विहार में, जो दैनिक जीवन शैली में आयुर्वेद को अपनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को 2024 की नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप नए वर्ष में आयुर्वेद के माध्यम से अपना जीवन उच्चतम बनाएंगे। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना